Good morning and Jai Hind students. Now we will study about salt today. Or in salt we have seen about NaCl. कल सॉल्ट में हमने NaCl को पढ़ा था जो कॉमन सॉल्ट है क्योंकि हर एक आदमी सॉल्ट के बारे में जानता है। दूसरा ये टेबल सॉल्ट है इसलिए कि ये डाइनिंग टेबल पर होता है और डाइनिंग टेबल पर अपने स्वाद के हिसाब से लोग नमक को बढ़ाते हैं। दूसरा हमने इससे जुड़ी हुई एक घटना पढ़ी थी अंग्रेजों के समय की जो कल मैंने आपको बताया था और आज उसमें एक छोटा सा बात मुझे बताना है कि गांधी जी जब साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा किए और नमक कानून को तोड़ा तो उस समय उन्होंने यात्रा के शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं तब तक साबरमती आश्रम अपने घर नहीं लौटूंगा जब तक कि भारत स्वतंत्र न हो जाए। उसके बाद से भारत का इतिहास आप पढ़ते होंगे सोशल साइंस में। आपको क्या लगता है कि गांधी जी आजादी के बाद अपने घर वापस आ गए? ये इतिहास का एक सवाल है, आपको जानना चाहिए कि गांधी जी आजादी के बाद भी अपने घर साबरमती आश्रम नहीं लौट पाए। इसलिए नहीं लौट पाए कि आजादी तो हमें मिली लेकिन आजादी का फल जो है पकने पर फट गया दो भाग में, एक हिंदुस्तान हो गया दूसरा पाकिस्तान हो गया। नोआखाली में हत्याएं होने लगी जिसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी वहां गए और वहां से लौटने के बाद जब वो पाकिस्तान जाने की योजना बनाए इसी बीच में सुबह 11 बजे के आसपास में नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। अल्टीमेटली जो गांधी हमें आजादी देने के लिए घर से बाहर निकले उन्होंने हमें आजादी तो दे दी लेकिन देश के लोगों ने उनको उनका घर नहीं दिया। ये मेरा कहना था। गांधी का ये दर्द है। एक बात और गांधी के बारे में बता दूं कि जब देश आजाद हुआ जवाहरलाल नेहरू अपना राष्ट्र के नाम संबोधन दिए, उन्होंने गांधी से कहा गांधी जी आप भी देश के लोगों के लिए अपनी इच्छा जाहिर करें इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो गांधी ने कहा था कि नेहरू जिस समय पूरा देश जल रहा हो चारों ओर खून खराबा हो रहा हो उस समय राष्ट्र के नाम संदेश तुम्हारे ही पास होगा, मेरे पास नहीं। ये गांधी का स्टेटमेंट। अब हम लोग सॉल्ट में दूसरे सॉल्ट को पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मैंने आपको बताया था ये एक बेस है, बेस या हम इसको एल्कलाई भी कहते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये बनता कैसे है? बाय द electrolysis of NaCl aqueous solution। NaCl के aqueous solution के इलेक्ट्रोलिसिस से इसे तैयार किया था। तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं कैथोड पर कुछ बातें चलती हैं, कुछ रिएक्शंस एनोड पर चलते हैं। ओवरऑल जो होता है वो मैं लिख रहा हूं NaCl plus H2O और हमने इलेक्ट्रोलिसिस इसका किया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या बनता है? NaOH बनता है और Cl2 बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये कंप्लीट इसका रिएक्शन है। इसका जो नाम कॉमन नेम है NaOH का आपको हमने पीछे बताया था, ये कॉस्टिक सोडा होता है। और याद करने का एक तरीका, कॉस्टिक का मतलब दाग होता है जो जलाए हमें, वो कॉस्टिक है और सोडा सोडियम के लिए यूज किया है। इसके सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, ब्लू को लिटमस पेपर को जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तमाम चीजों को आपने पढ़ा है। तो इसलिए NaOH पर ज्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग अगले कंपाउंड जो ब्लीचिंग पाउडर है उस पर काम करें। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है ये हम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है वो स्लैक लाइन के ऊपर में क्या होता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होता है। तो CaOH2 ये आपका स्लैक लाइन है, आप इसका नाम जानते हैं, बार बार इसलिए लिखा जा रहा है कि आपकी समझ में आए, इसका नाम याद हो जाए आपको। ये स्लैक लाइन है, जब इसके ऊपर क्लोरीन प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन के प्रवाहित करने से सॉल्ट बनता है CaOCl प्लस H2, ये आपका बनता है। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और इसे ही हम लोग सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ एक बात समझने जैसा है कि जो फॉर्मूला में लिखा है CaOClCl, ये लिखा गया। आप फार्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो और नंबर नहीं कटेगा, ये तय है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात की जाए कि कौन सा फार्मूला ज्यादा अच्छा है, तो फार्मूला ज्यादा अच्छा आपका ये है, क्योंकि इस रास्ते आप फार्मूला को डेवलप नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। यहां से क्यों अच्छा है मैं बता रहा हूं कि Ca डाइवालेंट मीडियम में यहां आपने ऑक्सीजन लगाया, इस जगह पर आपने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और यहां से OCl के साथ नहीं, CaOCl एंड हियर Cl, यहां से हमने Cl को लिंक कर दिया। तो देखते हैं कि जो वैलेंसी का टर्म है वो कंप्लीट हो जा रहा है। Ca के साथ हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, Cl एक बॉन्ड हो गया। कैल्शियम डाइवैलेंट है, यहां से अपना बॉन्ड बना के O के साथ, और ऑक्सीजन क्या वो भी डाइवैलेंट है, क्लोरीन के साथ जुड़ता है। तो ऑक्सीजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये बात इस फार्मूले में दिख रही है। अगर आप फार्मूला को इस रूप में लिखते हैं तो ये समस्या खड़ा कर सकता है। जैसे एक लीमैन अगर इसको बनाने का प्रयास करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड अगर दे देता है तो फिर क्लोरीन कहाँ लगेगी। अगर यहाँ से हम Ca को 2 क्लोरीन से जोड़ देते हैं तो फिर ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, ये एक समस्या हो जाता है। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को पाने के लिए हमें फार्मूला ये लिखना होगा, जिससे कि स्ट्रक्चर इसका डिफाइन हो कि कैल्शियम का एक वैलेंसी क्लोरीन से जुड़ा है और दूसरी वैलेंसी ऑक्सीजन से जुड़ी है, और ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी क्लोरीन से जुड़ा है, जो यहाँ दिखाया गया। तो इसके डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये फार्मूला काफी महत्वपूर्ण है। अब रहा सवाल कि हमने ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों है, ये समझते हैं। तो ब्लीचिंग, ये जो शब्द है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग जो आया है टू ब्लीच, ये सब इसका वर्ब है। टू ब्लीच का मतलब क्या होता है, टू डीकलराइज, टू डीकलराइज, किसी चीज का रंग उड़ा देना ब्लीचिंग कहलाता है। तो ब्लीचिंग का काम ये कैसे करता है, अगर कैल्शियम OClCl, इसके ब्लीचिंग एक्शन को हम देखेंगे तो ये ClCl2 बनाता है और ऑक्सीजन यहां निकलता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग एटॉमिक ऑक्सीजन को कहते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव होने के वजह से क्या होगा, ये आपका जो है कलर अगर आप देते हैं इसके संपर्क में तो कलर ऑक्सीजन से जुड़ के इसको क्या करेगा, कलरलेस कर देगा। तो इसका कलरलेस जो का काम है, ये कलर कैसे उड़ा रहा है, ऑक्सीडेशन के रास्ते उड़ा रहा है। ऑक्सीडेशन इसमें इन्वॉल्व है, किस बात के लिए, तो डीकलराइजेशन के लिए। डीकलराइजेशन में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस चल रहे हैं, और इसलिए ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग मटेरियल है। ध्यान रखना है, ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग मटेरियल है। तो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग मटेरियल होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पदार्थों को ब्लीच करने में कहते हैं। जैसे बोरा सैक है, ये काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और इसी प्रकार से जींस है, तो जींस जो है, इन सभी चीजों का रंग उड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का एक एप्लीकेशन और है, ये पानी को सही करता है, ये जर्मीसाइड का काम करता है। ये ऑक्सीजन जो यहाँ लिबरेट करता है, इसके वजह से ये जर्मीसाइड का काम करता है। तो पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स जो है इसके वजह से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका ब्लीचिंग एक्शन है। और आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद जो अगली टॉपिक हमको जाननी है इसमें, वो है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये समझना है। बेकिंग सोडा फार्मूला आप जान रहे हैं, यानी HCO3, ये फार्मूला। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या किया था, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O,
ये जो रिएक्शन कराई जाती है इससे बनता है NH4HCO3, ये कंपाउंड होता है। अब इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में ले आते हैं, तो NH4HCO3 प्लस NaCl, यहाँ हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का काम करवाते हैं। तो इसके वजह से यहाँ NaHCO3 बन जाता है और यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे हम लोग नौशादा कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है। प्रॉपर्टीज में एक बात जानिए कि जब भी हम लोग बेकिंग सोडा, इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये पदार्थ इसमें बनता है। ये डायरेक्ट जो है चेंज कर जाता है आपको सोडियम कार्बोनेट में। अब सोडियम कार्बोनेट में इसके चेंज करने से वॉशिंग सोडा यहां बन जाता है। बेकिंग सोडा का एप्लीकेशन क्या है कि ये फ्लफी फूड बनाने में प्रयोग में आता है। फ्लफी फूड का मतलब हल्के फूड, जैसे हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। तो प्रयोग में हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में फ्लोर में, आटा में क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। ये बेकिंग सोडा मिलाते हैं, इसमें बेकिंग सोडा मिलता है। ये आटा है आपका, फ्लोर है, इस आटा में बेकिंग सोडा मिलाते हैं और इसमें थोड़ा एसिड डालते हैं। एसिड डालने से आपको मालूम है ये रिएक्शन क्या देगा, एफरवेसेंस का रिएक्शन देता है। एफरवेसेंस, ये इसका रिएक्शन है एसिड के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, NaHCO3 प्लस Ac, जो भी एसिड होगा रिएक्शन क्या चलेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, फ्लफीनेस क्रिएट करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फ्लफीनेस क्रिएट करती है। फ्लफीनेस, जो फूड हल्का होते हैं इसी कारण होते हैं। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फूलता चला जाता है और जब फूलता है तो उसमें एयर लॉक करने लगते हैं। एयर लॉक करने से जो आर्टिकल है वो काफी हल्का हो जाता है। तो इसे जिसे केक हम लोग कहते हैं, केक बनाने में इसका प्रयोग होता है। बेकिंग इंडस्ट्री में मूलतः इसका प्रयोग होता है। अब ये जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा का अगला एप्लीकेशन भी है, जिस एप्लीकेशन में हम लोग ये जानेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है, आग बुझाने के रूप में यूज होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर की स्ट्रक्चर क्या है आपको मालूम है? स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, लाल रंग का डिब्बा जैसा होता है। ये लाल रंग का फ्लास्क होता है इस तरीके से, और इसमें ऊपर में नॉब लगी होती है। इस नॉब से जुड़ा हुआ यहाँ एक नॉब बाहर की ओर निकलता है और यहाँ इसमें इसके ठीक सामने एसिड का एसिड भरा हुआ होता है बोतल में। ये एसिड है HCl एसिड लेते हैं और चारों ओर क्या भर दिया जाता है, चारों ओर सोडियम NaHCO3 भरा हुआ होता है। जब इसको प्रयोग में लेना होता है, इस नॉज को थोड़ा सा खींचते हैं, पुल करते हैं और जमीन पर पटकते हैं। पटकने से क्या होता है, ये सीसी फट जाती है और फटने से रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जो होता है NaHCO3 प्लस HCl, रिएक्शन में क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बनता है। और ये क्या है, यही फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस, ये फायर को एक्सटिंग्विश करती है। फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस ये आपको बुझाती है, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज जल नहीं सकता, और यही इसका जो कॉन्सेप्ट है फायर एक्सटिंग्विशर का, ये कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट का देखेंगे। जो सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक है वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO310H2O होता है। अब इसका जो केमिकल नेम है वो हमको याद रखना है कि केमिकल नेम इसका क्या है। केमिकल नेम है डाइसोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम, डाई सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और सामान्य तौर पर इसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। प्रकृति में ये रेह के नाम से उपस्थित है। रेह, ये इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, नेचर में ये रेह के रूप में पाया जाता है, नेचुरल एग्जिस्टेंस है। और इसकी उपस्थिति सामान्य रूप से राजस्थान में ये पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसके बाद ये झारखंड में पाया जाता है। ये यहाँ इसके ज्यादा मजबूत स्रोत हैं ये रेह। अब जो सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट जो हमने देखा वॉशिंग सोडा है, इसमें सवाल ये बनता है कि अगर वॉशिंग सोडा को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? What will happen if we expose washing soda? What will happen? What will happen if we expose washing soda? वॉशिंग सोडा को अगर हम एक्सपोज करते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका फॉर्मूला चेंज होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला चेंजेस। एक घटना यही घटती है कि इसकी फॉर्मूला बदल जाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 10S2O, ये इसका जो फॉर्मूला था ये बदल जाएगा और बदल के हो जाएगा Na2CO3S2O। नाम यहाँ यही एक चीज बदल रहा है जिसको मैं लिख रहा हूं, डाइसोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला बनता है मोनोहाइड्रेट। इस H2O को निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसको निकालने के लिए इसे नॉर्मल हीट तक गर्म करना पड़ता है। तो Na2CO3 और H2O, इस H2O को निकालने के लिए हाई टेम्परेचर पर हीटिंग करनी पड़ती है। तो हाई टेम्परेचर पर जब हीटिंग करेंगे तो फॉर्मूला बनता है Na2CO3 और ये H2O लॉस कर जाता है। जो जरा सा टेढ़ा काम, ये नॉर्मल नहीं बनता, इसको काफी गर्म करने पर बनता है। तो इस तरीके से हमने वॉशिंग सोडा को देखा। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अपीयरेंस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, CaSO4.12H2, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अगर इसका केमिकल नेम लिखा हुआ है तो केमिकल नेम क्या होगा इसका? इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है हेमी हाइड्रेट। और ये पदार्थ जो है काफी वाइट होता है, एक्सेसिव वाइट है, ये बहुत ज्यादा वाइट होता है। तो बहुत ज्यादा वाइट होता है और ये पाया कहाँ जाता है? इन द सॉइल ऑफ पेरिस। इट वॉज फाउंड इन द सॉइल ऑफ पेरिस। ये लंदन के कैपिटल पेरिस में जो मिट्टी होती है वो उसमें ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। अब प्लास्टर ऑफ इसका एक रिएक्शन भी जाता है CaSO4 half H2O। अगर इसको पानी इस पर डाला जाए तो पानी डालने से क्या होगा? ये चेंज कर जाता है CaSO4 twice H2O में, और इस रिएक्शन को कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर। ये रिएक्शन जो है सेटिंग ऑफ प्लास्टर कहलाती है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर कहलाता है। यह जो कंपाउंड बना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका कमर्शियल नेम है जिप्सम, इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दो चीजों का एप्लीकेशन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नॉर्मल प्रयोग जो होता है वो स्टेच्यू मेकिंग में होती है, स्टेच्यू मेकिंग में होता है। और दूसरा इसका जो ऑर्थो में इसका प्रयोग किया था, हाथ पैर अगर टूटता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? तो जिप्सम इज यूटिलाइज्ड इन सीमेंट, जिप्सम इज यूटिलाइज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, यूटिलाइज्ड इन सीमेंट। इसका प्रयोग सीमेंट में होता है। सीमेंट में जिप्सम का कारोबार क्या है, काम क्या करता है? इट लॉन्गर्स द फ्रीजिंग,
it longers the setting of सीमेंट। ये सीमेंट को सेट होने के टाइम को बढ़ाता है, और जितना सीमेंट ज्यादा समय में सेट होता है उतना ही वो मजबूत होता है। तो जिप्सम लगभग हर ब्रांड के सीमेंट में इसको डाला जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे सॉल्ट्स को पढ़ लिया। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा है उसको पढ़ते हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू टेस्ट वेदर द सॉल्ट इज हाइड्रेटेड और नॉन हाइड्रेटेड। कोई सॉल्ट हाइड्रेटेड है या नॉन हाइड्रेटेड है, इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को लेते हैं। सॉल्ट यहाँ हमने ले लिया, ये सॉल्ट है और ये टेस्ट ट्यूब है हमारा। इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट को लेने के बाद नीचे से गर्म करते हैं। इसको गर्म करने पर अगर इसकी दीवार पर पानी मिलता है ठंडा करने से, ऑन कूलिंग अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर मिलते हैं तो सॉल्ट हाइड्रेटेड था। अगर ये पानी नहीं मिलता है तो सॉल्ट वाज इनहाइड्रस। सॉल्ट क्या है? इनहाइड्रस है। अगर ये वाटर नहीं मिलते हैं तो विद दैट वी आर कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप एक्सरसाइज इसकी पूरी बनाएं एनसीईआरटी से और दिखाएं। थैंक यू लॉट।